एपिसोड 107। फ्लर्टी कियान अक्षय कुहू की जलन। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कियान को इस तरह से जबरदस्ती अपने घर में बैठता देखकर कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पहले से ही कियान पसंद नहीं था, ऊपर से कियान उसी के घर में इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे यह घर उसका ना होकर कियान का हो। कुहू ने गुस्से से अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कियान को घूरते हुए कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम बेबी के घर से निकले बच्चे को तुम बिल्कुल पसंद नहीं। कुहू की बात सुनकर कियान गुस्सा होने की जगह मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हो बेबी गर्ल, तुम कितना नाटक कर रही हो। मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और अपने ससुराल में इस तरह से नहीं रहूंगा तो फिर कैसे रहूंगा? बोलिए ना सासू माँ। कुछ इतना कहकर कियान ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा। पीहू हंसते हुए दोनों को देख रही थी। उसे कियान काफी क्यूट और प्यारा लगा, जो कि उसकी शैतान बेटी की बोलती बंद करा सकता था, वरना उसकी बेटी के सामने बोलने से हर कोई घबराता था क्योंकि उसकी बेटी अच्छे अच्छों की बैंड बजा देती थी। पीहू ने एक नज़र को की तरफ देखा जो गुस्से से कियान को घूर रही थी। कुहू को गुस्से में देखकर कियान नोटी तरीके से मुस्कुरा रहा था। अक्षय यह सारी बात है अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। इतना तो समझ गया था कि यह छोटा सा बच्चा काफी डोमिनेटिंग और एरोगेंट है। उम्र के हिसाब से अभी इसके अंदर काफी ज्यादा घमंड कूट कूट के भरा है और इसी तरह के घमंडी बच्चे बड़े होकर दुनिया पर राज करते हैं। अक्षय ने कियान को घूरते हुए कहा, देखो तुम अब यह सब बंद करो और चुपचाप स्कूल के लिए चले जाओ, क्योंकि तुम घर से स्कूल के लिए निकले थे ना कि इस तरह से टहलने के लिए। कियान ने अपनी पैंट की पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाले और एक चॉकलेट कुहू की तरफ दिखाते हुए कहा, बेबी गर्ल खाओगी? कुहू ने गुस्से से कियान को घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। कियान ने एक चॉकलेट का रैपर फाड़ कर अपने मुंह में चॉकलेट डालते हुए कहा, हो ससुर जी, मैंने कहा ना, मेरे डैड समझ जाएंगे कि उनका बेटा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। आखिर उनके लिए बहू लाना भी तो इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मेरी मॉम तो हमेशा से मेरी शादी के सपने देखती है, तो क्यों ना मैं जल्दी ही शादी कर लूं अभी से। अगर बहू ढूंढ दूंगा उनके लिए तो उन्हें फ्यूचर में टेंशन नहीं होगी, और मैंने तो सुना है टेंशन के मारे लोग बूढ़े हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मा जल्दी हो जाए। और वैसे भी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी इतनी क्यूट और प्यारी डॉटर इन लॉ है तो वैसे भी मेरी माँ खुश हो जाएंगी। तो ससुर जी आप भी टेंशन लेना कम कर दीजिए, वरना आपकी और मेरी प्यारी सासू माँ की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। मेरी सासू माँ इतनी क्यूट, प्यारी और सुंदर, और आप बुढ़े, देखना आप दोनों को देखकर सब यही कहेंगे, हूर के साथ लंगूर। इतना कहकर वह हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को खाने लगा। कियान की बात सुनकर इस बार वसुधा जी, संगीता जी, कृपा जी कोई अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर जोर से हंसने लगी। जिस अक्षय मल्होत्रा के सामने जबान खोलने से हर कोई डरता था, यह बच्चा लगातार उसके साथ जबान लड़ा रहा था, यहाँ तक कि अक्षय की बोलती भी बंद करा रहा था। वहीं पीहू को भी बहुत तेज हंसी आ रही थी, पर अक्षय का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसने हंसने की हिम्मत नहीं की। पर काफी कोशिश करने के बाद भी आखिर में उसके मुंह से हंसी फूटी गई और वह भी जोर जोर से हंसने लगी। अक्षय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था, वहीं उसकी बेटी का भी हाल यही था। दोनों बाप बेटी इस तरह से कियान को घूर रहे थे जैसे अभी के अभी दोनों कियान का गाल पीट पीट कर लाल कर देंगे। कियान ने चॉकलेट का बड़ा सा बाइट लेते हुए पीयू की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे सासू माँ आप हो बहुत हॉट और सुंदर, आप तो बिल्कुल लगती ही नहीं कि आपकी कोई बेबी भी होगी। अगर ससुर जी ने चांस नहीं मार लिया होता ना पहले, तो मैं आपको ही पटा लेता। आप कितनी सुंदर हो, कियान ने फ्लर्ट करते हुए कहा। इतने छोटे से बच्चे को इस तरह से फ्लर्ट करता देखकर पीहू के चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं अक्षय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। पहले से ही यह लड़का उसकी बेटी के पीछे पड़ गया था और अब उसकी इकलौती प्यारी क्यूट वाइफी पर भी इसकी नजर थी। अक्षय घूर कर कियान को देखते हुए कहा, तुम इतने छोटे होकर इस तरह की बातें करते हो, बड़े नालायक बच्चे हो तुम।
कियान ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, क्या ससुर जी आप अपने प्यारे छोटे से दामाद को नालायक कह रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो स्मार्ट बॉय हूँ। और अगर मैं इस तरह से अपनी सासू माँ के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा तो फिर किसके साथ करूँगा? पड़ोस की आंटियों के साथ? वह तो अच्छी दिखती भी नहीं। और मेरी प्यारी सासू माँ देखी कितनी ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल परी की तरह। मुझे पता है कि आपको जलन हो रही है क्योंकि मैं आपसे ज्यादा हैंडसम हूँ, पर चिंता मत कीजिए, मेरी सासू माँ आपको नहीं छोड़ेंगी। और वैसे भी मैंने तो पहले ही आपकी बेटी को अपनी बीवी बनाना डिसाइड कर लिया है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। कियान ने एटीट्यूड के साथ चॉकलेट का बाइट लेते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाकी सब ठहाका मारकर हंसने लगे। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में इस वक्त कियान के लिए गुस्सा था। कुहू ने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा, तुम गंदे लड़के जाओ यहाँ से, बेवजह तुम बेबी के डैडी के साथ झगड़ा कर रहे हो, तुम बहुत ही गंदे हो। कियान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बेबी गर्ल, माना कि तुम अपने डैडी से प्यार करती हो, पर अपने होने वाले हस्बैंड की भी तो रिस्पेक्ट करो ना। इतना क्यूट और प्यारा हस्बैंड तुम्हें कहाँ मिलेगा? बड़ा सासू माँ, समझाइए ना अपनी बेटी को, इतना प्यारा और क्यूट पति मिलेगा भला कहीं आपकी बेटी को? कियान ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पीहू की तरफ देखते हुए, वहीं कियान की प्यारी प्यारी और क्यूट सी बातें सुनकर पीहू का दिल पिघल रहा था। उसने तो दिल ही दिल में कियान को अपनी बेटी का फ्यूचर हस्बैंड भी मान लिया था। उसने भी मुस्कुराते हुए कियान की तरफ देखा। वही अपनी मम्मा को इस तरह से अपने दुश्मन के साथ प्यार से बिहेव करता देखकर कुहू ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, आप यह क्या कर रही है? यह बेबी का दुश्मन है। अपनी बेटी की बात सुनकर पीहू ने प्यार से कुहू को समझाते हुए कहा, बच्चे दुश्मन वगैरह कोई नहीं होता, आप दोनों की बस आपस में बनती नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो, फिर आपकी भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। अब तो पीहू ने मन ही कियान को अपना होने वाला दामाद मान लिया था। अब उसे अपनी बेटी को समझाना था, क्योंकि पीहू नहीं चाहती थी इतना क्यूट और प्यारा बच्चा उसकी बेटी के हाथ से निकल जाए। कियान की पर्सनैलिटी देखकर कोई भी कह सकता था कि बड़ा होकर वह एक दमदार इंसान बनेगा जो दुनिया को अपने सामने झुकने की ताकत रखेगा। कुहू ने अपनी मामा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर फिर भी उसने अपनी मामा को कुछ नहीं कहा। वही कियान ने अपने हाथ में पड़े दूसरे चॉकलेट को घुमाते हुए कहा, बेबी गर्ल, क्या तुम खाओगी? उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कुहू की तरफ देखा। वह अच्छे से जानता था चॉकलेट कुहू की कमजोरी है, और जो चॉकलेट वह लेकर आया था वह तो कुहू का फेवरेट चॉकलेट था। चॉकलेट को देखकर कुहू के मुंह में पानी आने लगा, फिर भी उसने कियान को घूरते हुए कहा, बेबी को तुम्हारा चॉकलेट नहीं चाहिए, तुम और तुम्हारा चॉकलेट दोनों जाओ यहाँ से। कियान ने मासूम सा चेहरा बनाकर पीहू की तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना सासू माँ, आपकी बेटी आपके प्यारे दामाद को बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रही है, आप समझाइए ना। कियान की मासूमियत भरी बातें और उसका क्यूट सा चेहरा देखकर पीहू और वसुधा जी और बाकी सारी औरतें पिघल गई। आखिर कियान का था ही इतना क्यूट और प्यारा, और दूसरों को अपनी क्यूटनेस के जाल में फंसाना तो उसे अच्छे से आता था। इसी वजह से तो स्कूल की सभी टीचर्स का वह फेवरेट था। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर पीहू से पहले ही वसुधा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमारी कुहू थोड़ी सी शैतान है, पर आप चिंता मत करो। वैसे बताओ, आपने कुछ खाया? अगर नहीं तो हम आपके लिए कुछ बना देते हैं। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ दादी सासुमाँ, मुझे तो पहली बार अपने ससुराल से ही कुछ खाना था, जिस वजह से मैं बिना कुछ खाए ही आ गया। पर देखिए ना, अभी तक आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं भूखा हूँ या नहीं, पर खैर कोई बात नहीं, अब आपने पूछ लिया है तो आप ना मेरे लिए कचौरी चीज सैंडविच बना दीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं खाता। कियान की बात सुनकर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, आज तो यह सब पहले से ही बना हुआ है, चलिए हमारे साथ। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एक तरफ कियान और उसके दोनों तरफ उसकी चारों सासू माँ बैठी हुई थी। उसके साइड में वसुधा जी और संगीता जी बैठी हुई थी। दूसरी साइड में
कृपा जी और पीहू बैठी हुई थी वही डाइनिंग टेबल की दूसरी तरफ दोनों बाप बेटी डाइनिंग टेबल पर अपना चेहरा टीका कर घूर कर कियान और बाकी चारों को देख रहे थे। कियान मजे से अपना खाना खा रहा था और बाकी चारों उसकी खातिरदारी में लगी हुई थी। आखिर चारों ने मन ही मन उसे अपना दामाद जो मान लिया था। वही अक्षय और कुहू का चेहरा देखकर संजय जी, करण जी और ओम जी काफी मुश्किल से खुद को हंसने से रोक कर बैठे हुए थे। वहीं सात्विक, अवनी और साहिल तो अपने में ही मगन थे। अवनी तो घूर घूर कर कियान को देख रही थी। उसे अब मन ही मन खुद पर शर्म आ रही थी कि इतना छोटा बच्चा सीधा उनके घर आ गया और वह अभी तक अपने हैंडसम को पटा भी नहीं पाई। अब मैंने मन ही मन आज विवान को पटाने का डिसीजन ले लिया। वही सात्विक तो अब अपनी शादी के सपने देखने लगा था। उसे तो लग रहा था जैसे उसकी शादी से पहले ही यह छोटा सा बच्चा उसकी भतीजी के साथ बाल विवाह न कर ले। वही कुहू कियान को इतनी अटेंशन की मिलता देखकर बहुत जलन हो रही थी। उसे हमेशा से सारी अटेंशन खुद पर चाहिए होती थी, पर आज इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर के कारण उसकी सारी अटेंशन इसे मिल रही थी। अक्षय का भी हाल यही था। उसे अपनी प्यारी बीवी को इस तरह से किसी और की परवाह करता देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। दोनों बाप बेटी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों की आंखों में जलन नजर आ रही थी। तभी कुहू ने धीरे से कियान की तरफ देखते हुए अक्षय के कान में कहा, डैडी, ए नीली आंखों वाला मॉन्स्टर बहुत बुरा है। यह बेबी को हमेशा परेशान करता है। बच्चे इसे कभी शादी नहीं करेगी। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो बेबी, डैडी तुम्हारी शादी इससे होने भी नहीं देंगे। देखो अभी से इसने कैसे सब लोगों को अपने काबू में कर लिया। अगर इससे तुम्हारी शादी हो गई तो फिर हम दोनों को तो घर के बाहर ही रहना होगा। देखो सब लोग कैसे हमें इग्नोर कर रहे हैं। दोनों बाप बेटी कियान की चुगली करने में लगे हुए थे। वहीं पीहू का ध्यान भी बराबर से उन दोनों की तरफ से। दोनों को छोटे बच्चों की तरह चुगली करता देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर वह इतना तो समझ गई थी कि फ्यूचर में कियान और अक्षय के बीच में वर्ल्ड वार होने ही वाला है। क्योंकि भले ही कुछ कह रही थी कि उसे कियान बिल्कुल पसंद नहीं, पर कुहू की आंखों में दिखता था कि उसे पसंद है। छोटी सी भले ही चेहरे से गुस्सा थी, पर कहीं ना कहीं कियान को यहाँ देखकर उसके दिल में सुकून था। पीहू से बेहतर अपनी बेटी को जान ही कौन सकता था। उससे पहले ही नजर में देखते हुए कियान पसंद आ गया था, पर वह इतना तो जानती थी कि जितना पजेसिव अक्षय उसे और कुहू को लेकर है, फ्यूचर में अक्षय और कियान की तो नहीं बनने वाली। इसलिए वह यह सोचकर काफी एक्साइटेड थी कि फ्यूचर में दोनों दामाद ससुर की एक दूसरे के साथ किस तरह से लड़ाई होगी। खाना खाने के बाद कियान ने मुस्कुराते हुए चारों लेडीज की तरफ देखते हुए कहा, खाना बहुत टेस्टी था। वैसे बनाया किसने? वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बनाया तो यह हम चारों ने मिलकर है। और कुछ सर्वेंट ने भी। कियान ने मुस्कुराते हुए वसुधा जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उनकी हथेली को चूमते हुए कहा, वह हो ब्यूटीफुल, आप तो खाना भी काफी टेस्टी बनाती हो। अगर आप अभी जवान होती ना तो मैं आपको ही पटा लेता। वैसे आपकी नाक चढ़ी होती से सो आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो, पर क्या करूं, अब तो मेरा चांस मिस हो गया है ना, कियान ने फ्लर्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वसुधा जी शर्माने लगी। वही ओम जी घूर कर कियान को देखने लगे। यह छोटा सा बच्चा उनकी बीवी पर भी लाइन मार रहा है। पहले ही दिग्विजय जी के कारण वह पहले से ही चीड़ हुए रहते थे और अब एक और उनके कंपटीशन में आ गया। ओम जी ने कुछ कहना ही चाहा कि तभी कियान ने मुस्कुराते हुए संगीता जी की तरफ देखते हुए कहा, और मेरी प्यारी सासू माँ, आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपकी एक पोती भी होगी। वैसे क्या राज है आपकी खूबसूरती का? आपकी क्यूटनेस देखकर तो मेरा दिल ही धड़कने लगा। कियान ने संगीता जी की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। संगीता जी भी शर्माने लगी। कियान ने उनकी भी हथेली को चूम लिया। यह देखकर संजय जी, जो कि अक्षय की हालत पर हंस रहे थे, उन्होंने घूर कर कियान को देखा। यह छोटा सा बच्चा उनके घर की सभी औरतों को पटाने में लगा हुआ था।
वहीं करण जी की नजरें कृपा जी की तरफ बनी हुई थी, जो कि मुस्कुराते हुए कियान की तरफ देख रही थी। कियान ने भी बिल्कुल पहली बार की तरह ही कृपा जी की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, और मेरी चाची सासू माँ, आपका तो क्या ही कहना, आप तो बिल्कुल क्यूट एंजल की तरह हूँ। प्यारी सी शरारती सी हम दोनों की तो बहुत बनेगी। कृपा जी ने भी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम कितने क्यूट हो, मुझे तो तुम ही दामाद के रूप में चाहिए। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो होगा ही ना सासू माँ, मेरी तो चार चार प्यारी प्यारी सासू माँ है। वैसे आपकी बेटी से ज्यादा तो आप चारों सुंदर लगती हो। सात्विक और साहिल जो हैरानी से इस बच्चे को देख रहे थे, जिसे कुछ ही मिनट में उनके घर की सारी औरतों को पटा लिया था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से सभी लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है। साहिल ने धीरे से सात्विक के कान में कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, यह लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, अभी से इस तरह की हरकतें हैं इसकी। संजय जी, ओम जी, करण जी जो अभी तक मुस्कुराते हुए कियान को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत मजा आ रहा था अक्षय की बैंड बजाते हुए देखकर, पर अब अपनी बीवी के साथ कियान को इस तरह से फ्लर्ट करता देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। वहीं अक्षय तो पहले से ही घूर घूर कर कियान को देख रहा था। अब उसकी इस तरह की फ्लर्टी बातें सुनकर उसे मन ही मन लग रहा था कि यह लड़का बड़ा होकर जरूर एक नंबर का शैतान बनेगा ही। छोटी सी शैतान को गुस्सा इस बात का आ रहा था कि इस कियान की हिम्मत कैसे हुई इतनी सारी लेडीज के हाथ पर किस करने की। उसे तो जलन हो रही थी, पर वह दिखा ऐसे रही थी कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। आखिर में कियान अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कुहू की तरफ देखते हुए कहा, वैसे बेबी गर्ल, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रेस्ट करना, ओके, और कल जब तुम स्कूल आओगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कि कियान की बात सुनकर कुहू ने कियान को घूरते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर बेबी को तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ अब बेबी के घर से। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो बेबी गर्ल, कितना गुस्सा करती हो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा भला। कुहू ने घूर कर कियान को देखा। वहीं खड़ा होने के बाद कियान ने पीहू की तरफ देख अगर मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ। पीहू ने भी मुस्कुराते हुए कियान की तरफ देखा। कियान जाकर पीहू के सामने खड़ा हो गया। पीहू की हाइट 5:30 फीट थी और किया की 4:30 फीट की। आने क्यूट सी स्माइल के साथ पीहू को झुकने को कहा। पीहू भी चुपचाप झुक गई। कियान ने झटके से उसके दोनों गालों पर एक एक किस कर दी। वहीं उसकी हरकत देखकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर टेबल पर बैठे अक्षय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यह लड़का एक नंबर का नालायक लड़का था। अक्षय ने घूरते हुए कियान से कहा, तुम एक नंबर के नालायक हो। अक्षय ने पीहू की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कियान ने कहा, सासू माँ देखिए ना, ससुर जी मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मैं तो उनका दामाद हूँ, नाइन मेरे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप ही समझाइए ना इन्हें। कियान ने मासूमियत से कहा। एपिसोड 108 बदतमीज दिल बेशर्मी में पीएचडी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। यह बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कियान की शिकायत सुनकर पीहू ने घूर कर अक्षय की तरफ देखा, जो किसी दुश्मन की तरह कियान को घूर रहा था। पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, अक्षु आप यह क्या कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वो, आप उससे कैसे जल सकते हैं। पीयू की बात सुनकर अक्षय ने कियान को घूरते हुए कहा, तुम जानती नहीं हो बीवी, यह लड़का कितना ज्यादा शैतान है, अपनी उम्र के बच्चों से 1000 गुना ज्यादा तेज है यह, और तुम इसे भोला कह रही हो, तुम नहीं जानती एक नंबर का शैतान है यह। अक्षय की बात पर छोटी सी कुहू ने अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मम्मा, डैडी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह नीली आंखों वाला मॉन्स्टर बहुत बड़ा शैतान है, यह हमेशा बेबी को परेशान करता है। आप तो जानती हो ना कि बेबी किसी से नहीं डरती, पर फिर भी यह राक्षस बेबी को परेशान करता है, और अब बेबी को ही परेशान करने के लिए या हमारे घर आ गया। कुहू की बात सुनकर पीहू ने मन ही मन कहा, दोनों बाप बेटी मेरे दामाद के पीछे पड़ गए। पीहू ने तो कियान को अपना दामाद मान ही लिया था।
कुहू की बात सुनकर कियान ने मासूमियत से कहा, सासू माँ देखिए ना, आपकी बेटी आपके दामाद की इंसल्ट कर रही है, वह भी आपके सामने। बताओ जरा, बाहर अगर किसी को पता चल गया कि मल्होत्रा मेंशन में उनके इकलौते क्यूट से दामाद की इस तरह से इंसल्ट की गई तो बाहर क्या इज्जत रह जाएगी आप सबकी। कियान ने ड्रामा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वसुधा जी, संगीता जी और बाकी सब हंसने लगे। वहीं अक्षय और छोटी सी कुहू उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे अभी उसका सर फोड़ देंगे। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कियान को घूर कर देखने लगे। कियान ने क्यूट स्माइल के साथ सबकी तरफ देखा और फिर उसने सभी लेडीज की तरफ देखकर फ्लाइंग किस करते हुए कहा, बाय बाय लेडीज, आप सब काफी ब्यूटीफुल हो। इतना कहकर उसने फिर से एक बार सबको फ्लाइंग किस दी। उसकी हरकत देखकर सब लोग हंसने लगे कि सभी आदमी घूर घूर कर इस छोटे से बच्चे को देख रहे थे जो उनकी आंखों के सामने ही उन सभी की बीवियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। कियान ने आखिर में कुहू की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपनी विंक करते हुए कहा, क्या हुआ बेबी गर्ल, मैं तुम्हें किस नहीं दी इसलिए तुम्हें बुरा लगना। फिर उसने मासूमियत से पीहू की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ देखिए आपकी बेटी कितनी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है, अभी से इसके इतने नखरे हैं, सोचिए बड़ा होकर मैं कैसे संभाल लूंगा इस आफत की पुड़िया को। कियान की बात सुनकर सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वही छोटी सी कुहू ने गुस्से से अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, गंदे मॉन्स्टर, कुहू तुमसे क्यों शादी करेगी। कियान ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मैं तुमसे करना चाहता हूँ बेबी गर्ल। इतना कहकर वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसने झटके से छोटी सी कुहू के गाल पर एक किस कर दी। उसने यह सब इतनी जल्दी किया था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। वही अक्षय ने जब यह देखा तब उसने गुस्से से कहा, तुम जा रहे हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को खबर करूं। अक्षय की बात सुनकर कियान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओहो ससुर जी, आप काफी खड़ूस हो लगता है। फ्यूचर में आपकी और मेरी नहीं बनने वाली, पर जो भी हो मेरी सासू माँ बहुत स्वीट है। क्यों सासू माँ, इतना कहकर उसने पीहू की तरफ देखा। वही कुहू जो कि गुस्से से कियान को कुछ देर पहले तक घूर रही थी, क्योंकि जो कुछ भी कियान ने कहा वह बिल्कुल सही था। जब उसने सभी लोगों को कियान को किस देते हुए देखा तब उसे यह लगा कि कियान उसे किस क्यों नहीं दे रहा है, पर अब जब कियान ने उसके गाल पर किस कर दी थी तब उसका क्यूट सा छोटा सा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, पर वह दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने गुस्सा करते हुए कहा, गंदे मॉन्स्टर, तुमने बेबी को किस किया। कियान ने नोटी स्माइल के साथ कहा, है ना बेबी गर्ल, यह बदतमीज दिल मानता ही नहीं। इतना कहकर उसने एक बार फिर से सभी को फ्लाइंग किस दी और तेजी से बाहर की तरफ भाग गया। इस छोटे से शैतान की हरकत देखकर सभी लोग हैरान थे। एक पल में इसका एटीट्यूड किसी बड़े आदमी जैसा हो जाता था तो एक पल में एक नंबर का फ्लर्टी बन जाता था। उसकी नोटी बातें, उसकी क्यूटनेस, सब कुछ वसुधा जी, संगीता जी, पीहू, कृपा जी को बहुत पसंद आ गई थी। वही घर के सभी आदमियों को अब इस छोटे से बच्चे से डर लगने लगा था। आते ही एक दिन के अंदर अंदर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हासिल कर ली, घर की सभी लेडीज को अपने आगे पीछे लगा दिया। छोटी सी कुहू को उसी तरफ देख रही थी जिस तरह कियान दौड़ते हुए गया। वहीं अक्षय कुहू के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, है भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहा है जो इस राक्षस को मेरी लाइफ में भेज दिया। इसने तो मेरी बीवी, माँ, दादी, चाचा के साथ साथ मेरी बेटी को भी पटा लिया। अक्षय कुहू के चेहरे की क्यूट सी स्माइल देखकर समझ गया था कि उसकी बेटी भले ही मुंह से कियान को कुछ भी क्यों ना कह दे, पर मन ही मन वह छोटे से कियान को लाइक करती है। अक्षय भले ही जानता था कि उसकी छोटी सी बेटी अभी छोटी है, पर फ्यूचर में काफी चांस थे कि दोनों आगे चलकर एक दूसरे को डेट करें। और इस छोटे से शैतान की बात सुनकर कि वह शादी करेगा तो उसकी बेटी से ही अक्षय समझ गया था कि फ्यूचर में उसकी और इसकी तो बिल्कुल नहीं बनने वाली। अवनी, जो कि अपने मन ही मन प्लान बना चुकी थी, उसने सब की तरफ देखते हुए कहा, तो अब मैं भी चलती हूँ।
इतना कहकर वह दौड़ते हुए सीधा बाहर निकल गई। उसकी हरकत देखकर सब लोगों ने अपना सर हिला दिया। इस घर में एक से बढ़कर एक नमूने थे, इसलिए कोई दूसरे नमूने पर ध्यान नहीं देता था। वहीं पीहू आज शूटिंग पर नहीं जाने वाली थी क्योंकि आज कुहू की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्षय ने उसे कहा था कि अब कुहू ठीक है, वह शूटिंग पर जा सकती है, पर पीहू का दिन मानने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से यह जानने के बाद कि उसकी बेटी के हार्ट में छेद है। पीहू को दिन रात सिर्फ कुहू की चिंता सताती रहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि आज वह शूटिंग पर नहीं जाएगी। दोनों माँ बेटी ने ब्रेकफास्ट किया और फिर प्ले रूम में खेलने के लिए चली गई। प्ले रूम में काफी सारे गेम्स रखे हुए थे, जैसे कि टेबल टेनिस। काफी सारे दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ पूरा दिन स्पेंड करने लगी। अक्षय और बाकी सभी लोग ऑफिस के लिए निकल गए थे। कृपा जी और संगीता जी अपने एनजीओ के लिए निकल गई थी। ओम जी और वसुधा जी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। वहीं एक्सेल कॉलेज मुंबई। अवनी जब कॉलेज पहुंची तब कॉलेज में काफी लोग पहले से ही आ चुके थे। उसकी तो आदत ही थी सबसे लेट जाने की। जब वह कैंपस में पहुंची तब उसे चारों तरफ भीड़ दिखाई दी, पर उसकी नजरें तो चारों तरफ अपने प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ रह गई थी इतनी देर तक। अवनी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे पाखी खड़ी थी। पाखी को देखकर अवनी ने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और उसे गोल गोल घूमते हुए कहा, तूने मेरे प्रिंस चार्मिंग को देखा? अवनी के इतनी जोर से हिलाने के कारण बेचारी पाखी का सर चक्कर आने लगा था। पाखी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ, तू मुझे बख्शने का क्या लगी? जब देखो तब मुझे झटका देती रहती है। एक दिन तेरी वजह से मैं जरूर हार्ट अटैक से मर जाऊंगी। पाखी की बात पर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी भी जोर से नहीं घुमा रही थी कि तुम मर जाएगी। अब नाटक मत कर, बता तूने मेरे प्रिंस चार्मिंग को देखा क्या? पाखी ने मुंह बनाते हुए कहा, जब से तेरा प्रिंस चार्मिंग कॉलेज में आया है तुझे तेरी दोस्त से कोई मतलब ही नहीं है। कॉलेज आते ही उसके बारे में पूछने लग जाती है। कितनी बुरी है अवनी तू? अवनी ने एटीट्यूड से कहा, बुरी तो मैं हूँ, बुराइयाँ तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है, पर तू चिंता मत कर मेरी जान, तुम तो मेरी यार है। इतना कहकर अवनी ने पाखी के दोनों गालों पर किस कर ली। वही अवनी की हरकत देखकर पाखी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे से पता है तुम मस्का लगा रही है ताकि मैं बता दूं कि तेरा वह प्रिंस चार्मिंग है। कहाँ? पाखी की बात पर अवनी ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, अरे अब मेरी माँ बता भी दे, तुझे नहीं पता? जब तक उसे ना देखूं यह दिल मानता नहीं, इसलिए बता दे मेरी जान। पाखी ने हंसते हुए कहा, तेरा कृष्ण गोपियों के बीच फंसा हुआ है। पाखी की बात सुनकर अवनी जो मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर पाखी ने हंसते हुए कहा, अब तेरा प्रिंस चार्मिंग है ही इतना हैंडसम कि उसके आगे पीछे तितलियां मंडराती रहती है, और शायद उसे यह पसंद है, इसलिए तो वह उतनी लड़कियों को कुछ भी नहीं कहता बल्कि उनके साथ काफी प्यार से पेश आता है। पाखी की बात पर अवनी ने गुस्से से कहा, मुझे बता कहाँ है वह सब, आज तो एक एक की बैंड बजा दूंगी। पाखी ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे कैंटीन की तरफ ले जाने लगी। कैंटीन के दरवाजे पर जैसे ही अवनी पहुंची, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अंदर विवान टेबल पर बैठकर कुछ कर रहा था और उसके चारों तरफ 10 से 12 लड़कियां खड़ी थी। कुछ उसके पास में चेयर पर बैठी हुई थी। विवान का ध्यान उनमें से किसी पर नहीं था, बल्कि वह पेपर में कुछ लिख रहा था और बाकी लड़कियां उस पेपर में देखने की कोशिश करते हुए उसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। अंदर का नजारा देखकर अवनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह तेजी से अंदर अपने कदम बढ़ने लगी। तभी पीछे से पाखी ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी जान रुक जा, क्या करना चाहती है तू? पाखी ने अवनी को टाइटली पड़ा हुआ था क्योंकि पाखी जानती थी उसकी यह दोस्त कितनी ज्यादा सरफिरी है। अगर पाखी ने अवनी को नहीं रोका होता तो अवनी अब तक जाकर एक न एक लड़की का सर फोड़ चुकी होती।
पाखी के इस तरह से रोकने के कारण अवनी ने पाखी को घूरते हुए कहा, देख मुझे चुपचाप छोड़ दे वरना उनकी जगह पर मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अवनी की धमकी सुनकर पाखी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी बुरी है तू, मैं तेरा हर कंडीशन में साथ देता हूँ और तू सिर्फ एक लड़के के लिए मेरा सर फोड़ना चाहती है, वह भी बिना किसी गलती के। दोस्ती की तो कोई वैल्यू हुई ही नहीं है तेरे लिए, पाखी ने शिकायत करते हुए कहा। पाखी की बात पर अवनी ने कहा, अभी तू मुझे छोड़, बाद में अपना दोस्ती पुराण सुनान, पहले मुझे अपने प्रिंस चार्मिंग को बचाना है। यह सारी डायन उसे पर नजर डाल रही है, यह जानते हुए भी कि यह अपुन का माल है। अवनी की बात सुनकर पाखी ने हंसते हुए कहा, तेरा मतलब विवान जिंदल अब तेरा माल बन गया। अवनी ने एटीट्यूड से कहा, बिल्कुल, वह सिर्फ मेरा है, उसे देखने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। अवनी की बात पर पाखी ने हंसते हुए कहा, और क्या उसने तुझे खुद को देखने का हक दिया है? अवनी ने एटीट्यूड से कहा, अवनी मल्होत्रा को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना कहकर अवनी ने पाखी के हाथों को अपनी कमर से हटाया और तेजी से अपना रुख विवान और उन लड़कियों की तरफ कर दिया। वही पाखी ने मन ही मन उन लड़कियों के सलामती की दुआ मांगी, पर शायद जहां अवनी हो वहां पर कोई आफत न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन सभी के पास पहुंचते ही अवनी ने सबसे पहले उस लड़की की तरफ देखा जो विवान से चिपक कर बैठी हुई थी। विवान नोटबुक पर कुछ लिख रहा था और वह लड़की उसके करीब झुककर देखने की कोशिश करते हुए जानबूझकर उसके बहुत ज्यादा नजदीक चिपक रही थी। अवनी ने झटके से पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे झटके से खींचकर कुर्सी से नीचे पटक दिया। वही बाकी सब, जिनका ध्यान अवनी की तरफ नहीं गया था, धड़ाम की आवाज सुनकर सब लोगों ने उस तरफ देखा तो कॉलेज की सबसे ज्यादा घमंडी लड़कियों में से एक शनाया बजाज जमीन पर पड़ी हुई थी और दर्द से करा रही थी। उसके बाल इस वक्त कॉलेज की सबसे डेंजर लड़की अवनी मल्होत्रा के हाथ में थे। वहीं बाकी सब लड़कियां तो अवनी का यह अवतार देखकर डर के मारे विवान से अपने आप पीछे सरक गई। पूरा कॉलेज जानता था कि अवनी दीवानों की तरह विवान के पीछे पड़ी हुई है, पर वह लोग यह भी जानते थे कि विवान अवनी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, यहाँ तक कि वह अवनी के साथ ठीक से बात भी नहीं करता। इसलिए लड़कियों को लगता था कि उनका चांस अभी भी है, जिस वजह से जब कभी भी अवनी उनके आसपास नहीं होती थी, वह सब लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए विवान के पास जाते थे। विवान काफी स्वीट लड़का था जो कभी किसी की मदद के लिए ना नहीं कहता था, इसलिए यह जानते हुए भी कि यह सभी लड़कियां किस इंटेंशन से उसके पास आई है, वह कभी किसी की मदद के लिए ना नहीं कहता था। सनाया ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, अवनी मल्होत्रा, यह क्या बदतमीजी है? अवनी ने उसके बालों को कसके खींचते हुए कहा, तुमने बदतमीज देखी कहाँ है मेरी जान? अवनी मल्होत्रा, अगर बदतमीजी करने पर उतर आई ना तो तुम जैसी छुई मुई लड़की सहन नहीं कर पाएगी। अवनी ने उस वक्त एक वाइट कलर की फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस डाली हुई थी जो कि टाइट फिटिंग की थी। वो ड्रेस नी लेंथ टाइट फिटिंग की थी। उसे ड्रेस में अवनी बला की खूबसूरत लग रहा थी। उसके चेहरे का वह गुस्सा उसे और भी ज्यादा होता और सेक्सी बना रहा था। एक पल के लिए विवान भी उसे देखने में खो गया, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, इसलिए उसने अवनी पर गुस्सा करते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम इस तरह से स्कूल के बच्चों की तरह कॉलेज में आने के बाद मारामारी नहीं कर सकती। विवान की बात सुनकर अवनी ने विवान को घूरते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग, मैं तुमसे पहले ही कहा था, मेरे अलावा अगर कोई लड़की तुम्हारे करीब आई तो उसे छोड़ूंगी नहीं, भले ही तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो, पर मेरे अलावा भी मुझे तुम्हारे आसपास कोई नहीं चाहिए। अवनी की बात सुनकर विवान ने 2 उंगलियों से अपने माथे को सहलाते हुए कहा, तुम यह क्यों पागलों जैसी हरकतें करती रहती हो? तुमने मुझे पिछले 1 महीने से कितना परेशान कर दिया है। कितनी बार कहा है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपने लिए कोई और ढूंढो, पर तुम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हो। यह मेरी लाइफ है, मुझे जैसे जीनी है मैं जी लूंगा, तुम मुझे बताने वाली कोई नहीं होती। विवान ने गुस्से से कहा, पिछले 1 महीने से अवनी ने उसे हद से ज्यादा तंग कर दिया था।
जब कभी विवान के करीब कोई भी लड़की आती अगले दिन वह लड़की हॉस्पिटल में होती, क्योंकि अवनी उस लड़की की हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से लड़कियां तभी विवान के करीब जाने की कोशिश करती थी जब अवनी कॉलेज में ना हो। अवनी ने सनाया की तरफ देखा जो जमीन पर गिरी हुई दर्द का नाटक कर रही थी। अब नहीं जानती थी कि सनाया को इतनी जोर से भी चोट नहीं लगी, पर सनाया विवान का अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर दर्द में होने का नाटक कर रही थी। अवनी ने उसके बालों को तेजी से खींचते हुए कहा, कोई मेकअप की दुकान, नाटक बंद कर। मैंने इतनी जोर से नहीं पटका, वरना अगर थोड़ी सी ताकत लगाई होती ना तो तू अभी तक अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई होती, इसलिए अब यह सिंपैथी गेन करना बंद कर। अवनी की बात सुनकर सनाया ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जब विवान कह रहा है कि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी बेशर्म की तरह उसके पीछे पड़ी हुई हो। सनाया की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए उसके बालों को जोर से खींचते हुए कहा, तुम्हें जानना है तो सुनो, मैंने बेशर्मी में पीएचडी की हुई है, तो शर्माने का तो चांस ही नहीं है। और क्या कहा तुमने? विवान तो वह सिर्फ मेरा है, चाहे वह माने यह न माने उसे, पर अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो यह अवनी मल्होत्रा उसकी आंख फोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। और यह मेरी वार्निंग नहीं है, बल्कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी तो अगली बार से मेकअप की दुकान मेरे विवान पर डोरे डालने से पहले मेरा चेहरा जरूर याद कर लेना। इतना कहकर अवनी ने कस के एक तमाचा सनाया के गाल पर मारा। सनाया लुढ़क कर जमीन पर गिर गई। एपिसोड 109, तू मेरा है और मेरा रहेगा, अवनी की दादागिरी। तो चलिए बिना देरी की यह शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सनाया के इस तरह से जमीन पर गिरने के बाद भी विवान ने चिल्लाते हुए कहा, अवनी यह क्या बदतमीजी है? तुम पूरे कॉलेज में दादागिरी करती फिरती हो, इस तरह से तुम किसी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो? उसकी जिंदगी है, वह चाहे जैसे भी जिए, उसे मेकअप करना पसंद है, वह कर सकती है। तुम उसे मेकअप की दुकान कहने वाली होती कौन हो? इस तरह से तुम किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती अवनी, विवान ने चिल्लाते हुए कहा। विवान को इस तरह से चिल्लाता देखकर सभी लड़कियां हैरान थी। विवान कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था, वह काफी शांत लड़का था, इस वजह से लड़कियां उसे और ज्यादा पसंद करती थी। जितना ज्यादा हैंडसम वह था, उसे कई ज्यादा शांत और प्यार था। हमेशा विवान सबके साथ हंस के बात करता था, पढ़ाई में भी वह सबसे आगे था। वही उसे इस तरह से चिल्लाता देखकर भी अवनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जमीन पर पड़ी सनाया को देखते हुए कहा, वो प्रिंस चार्मिंग, तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कहा था ना, मेरे अलावा कोई तुम्हारी करीब नहीं देखनी चाहिए और मेरे अलावा किसी और के लिए तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, पर तुम दोनों काम कर रहे हो। फिर तुम मुझे ही कहोगे कि मैं बदतमीज हूँ। वैसे भी मुझे बदतमीज कहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवनी की बात सुनकर विवान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब से कॉलेज में आया हूँ तब से परेशान कर रही हो। मैं हर बार इग्नोर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे यह तुम्हारा बचपना, तुम्हारी नादानी लगती, पर इस बार बहुत हो गया। जो कोई भी मेरे करीब आएगा तुम उसे इसी तरह से परेशान करोगी। अवनी ने डिटर्मिनेशन के साथ बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, इससे ज्यादा करूंगी, क्योंकि तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि तुम मेरे हो। अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ विवान को देखते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर जमीन पर पड़ी सनाया, जो कि गुस्से से अवनी को घूर रही थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, विवान, तुम्हें इस तरह के बदतमीज लड़की से बात करने की जरूरत नहीं है। इसे किसी के साथ बात करने की तमीज नहीं है और यह तुम्हारे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है। तुम प्रिंसिपल के पास इसकी कंप्लेंट कर दो। मुझे अच्छे से पता है, इस जैसी लड़कियां, मुझे पता है यह तुम्हारे पैसों के पीछे हैं। विवान को देखकर कोई भी अच्छे से समझ सकता था कि वह जरूर किसी बड़ी परिवार से बिलोंग करता होगा। उसके कपड़े, उसकी शूज, उसके ब्रांडेड सामान को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि हर एक सामान करोड़ों का होगा। भले ही विवान काफी शांत नजर आता था, पर जिस गाड़ी में वह आता था वह गाड़ी करोड़ों की थी। अवनी की आइडेंटिटी अभी भी कॉलेज के लोगों के सामने नहीं आई थी, जिस वजह से वह लोग अवनी के बारे में यह सब कह रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि अवनी
विवान से कहीं ज्यादा अमीर है तो उनकी यह सब कहने की हिम्मत नहीं होती। विवान ने सनाया की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ी हुई बेचारगी से उसे देख रही थी। विवान को कभी किसी को परेशानी में देखना अच्छा नहीं लगता था। विवान आगे बढ़ा, उसने जैसे ही अपना हाथ सनाया को उठाने के लिए आगे बढ़ाया, उसके हाथ पर तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसके हाथ पर अवनी ने तेज मुक्का मार दिया था। अवनी की ताकत देखकर विवान हैरान हो गया क्योंकि आमतौर पर लड़कियों में इतनी ताकत नहीं होती जब तक उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके खुद को ब्लैक बेल्ट नहीं बना लिया हो। विवान अवनी का पंच खाते ही समझ गया कि अवनी काफी स्ट्रॉन्ग है। विवान ने अवनी को घूरते हुए कहा, यह क्या था? अवनी ने गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना उसे छूने की, वरना तुम्हारी इस मेकअप की दुकान का अभी सिर्फ सर फोड़ा है, इसके दोनों हाथ तोड़ दूंगी अगर तुमने उसके हाथ को पकड़ा। दो तू सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तू सिर्फ मुझे छू सकता है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर विवान ने अपने बालों को खींचते हुए कहा, यह क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? मैंने कहा मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। अवनी की बार बार की जाने वाली दादागिरी से विवान परेशान हो चुका था। अवनी हर बार उसे परेशान कर देती थी। अब तक वह अवनी का बचपना समझकर माफ करता आ रहा था, पर अब उसकी लिमिट काफी पहले क्रॉस हो चुकी थी। वहीं उसकी बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें परेशान करना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी क्योंकि अब मेरी जिंदगी तुम हो। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेवकूफ लड़की को क्या कहकर खुद से दूर करे। जितना विवान अवनी को खुद से दूर करता, अपनी उतना ही उसके करीब आने की कोशिश करती। कभी कभी तो विवान अवनी के डर से ही क्लास में लेट जाता ताकि वह दूसरे बेंच पर बैठ जाए, पर जब कभी विवान किसी और के बेंच पर बैठता, अगले ही दिन वह इंसान कॉलेज में ही नहीं होता क्योंकि अवनी उसकी पीट पीट कर हालत खराब कर देती, खास करके लड़कियों की। बेचारा विवान अवनी के डर से कि कहीं उसकी वजह से अवनी किसी की पिटाई ना कर दे, उसी के साथ उसके ही बेंच पर बैठ जाता था। सनाया अभी भी गिरी पड़ी थी। उसे लगा था कि विवान अवनी की बात को इग्नोर करके उसे उठाएगा, पर जब उसने देखा कि विवान ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए हैं, तब सनाया को अवनी पर बहुत गुस्सा आया। इसी गुस्से में उसने चिल्लाते हुए कहा, अवनी मल्होत्रा, खुद को समझती क्या हो? आज तक लड़कों की तरह तैयार होती थी, पर अब लड़कों को सेड्यूस करने के लिए नए नए कपड़े पहन के आती हो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे जैसी लड़कियां तुम जलती थी क्योंकि कोई लड़का तुम पर ध्यान नहीं देता था, लड़कों की तरह तैयार होती थी तब, पर अब तुम जानबूझकर इस तरह के कपड़े पहनकर आती हूँ ताकि कॉलेज के सारे लड़के तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमे। सनाया की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगा था तुम बेवकूफ हो, तुम तो इंटेलिजेंट निकली। सनाया को लगा था कि अगर वह अवनी पर इस तरह के इल्जाम लगाएगी तो अवनी उसके साथ लड़ेगी झगड़ेगी, पर यहाँ पर तो अवनी ने उसके इल्जाम को स्वीकार कर लिया था। वही विवान भी अजीब तरह से अवनी को देख रहा था। उसे अवनी समझ ही नहीं आती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी अवनी ने सनाया की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम काफी गिर चुकी हो, मुझे लगता है अब तो मैं उठ जाना चाहिए। कितना गिरोगी सनाया? सनाया काफी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो गई क्योंकि गिरने के कारण उसके पैर में मोच आ गई थी, क्योंकि उसने काफी ऊंची हील पहनी हुई थी, पर फिर भी वह अपनी अकड़ कम नहीं करना चाहती थी। वही उनसे कुछ दूरी पर खड़ा होकर समीर और अनन्या यह सब देख रहे थे। अब समीर अनन्या के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अनन्या को भी अब समीर से कोई मतलब नहीं था। उसने दिल ही दिल में विवान काफी पसंद आ गया था, पर वह तब तक समीर को नहीं छोड़ना चाहती थी जब तक वह भी विवान को अपने जाल में ना फंसा ले। दोनों के ही दिल में अवनी और विवान थे, पर दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए थे। समीर जब भी अवनी का यह पागलपन विवान के लिए देखा था तब उसे जलन होती थी। उसे लगता था कि अवनी उसके लिए कभी ऐसा कुछ क्यों नहीं करती थी। उसे अब ऐसा लगता था कि काश उसने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में अवनी को नहीं छोड़ा होता तो शायद अवनी भी उसे इतना ही प्यार करने लगती और उसके लिए भी इस तरह से बाकी लड़कियों के साथ लड़की, पर अब उसके हाथ से समय निकल चुका था।
विवान ने गहरी सांस लेकर अवनी के तरफ देखते हुए कहा, देखो अब मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, इन सब को चुपचाप जाने दो और यह बेवकूफ़ी करना बंद कर दो, आज के बाद मेरे आसपास भी मत भटकना। इतना कहकर जैसे ही विवान जाने को हुआ, अवनी ने पीछे से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? विवान के अंदर काफी ताकत थी पर अवनी ने भी काफी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा था, इसलिए विवान उसकी तरफ खींचा चला आया। अवनी की आवाज में गुस्सा, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। विवान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए शांति से कहा, देखो अवनी, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम यह सब करना बंद कर दो। तुम मेरी वजह से बाकी लड़कियों को क्यों तंग करती हो? मैंने कहा ना, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुम समझ जाओ और इस तरह से पागलपन करना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हें ही सब पागल समझेंगे। अवनी ने गुस्से से विवान को अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझे कोई क्या समझता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। अगर तुम भी मुझे पागल समझते हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ पागल तुम्हारे प्यार में। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों, कब, पर मुझे तुमसे प्यार है और अब यह मरते दम तक रहेगा। तुम्हें पाने के लिए सब करूंगी जो कि मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बेरुखी सह सकती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहते वह भी सह सकती हूँ। मैं कोशिश करती रहूंगी पर मैं तुम्हारे करीब किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो उस लड़की की जान ले लूंगी। यह मत सोचना कि मैं धमकी दे रही हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। अभी तक तुमने मुझे जाना नहीं, मेरे प्यार और पागलपन का अभी तक मैंने तुम्हें नमूना भी नहीं दिखाया, पूरी पिक्चर तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। अवनी मल्होत्रा क्या है और क्या नहीं, यह अभी तक कोई नहीं जान पाया। कोशिश करना कि कोई जान भी ना पाए, क्योंकि मेरे असली रूप को देखकर कोई खुद को जिंदा नहीं रख पाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं एक साथ कई लोगों की जान ले लूं, इसलिए तो शरीफ बनकर घूमती हूँ। अवनी की बात सुनकर भी विवान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम और शरीफ? अवनी ने मासूमियत से कहा, हाँ, तुम्हें क्या पता मैं कितनी शैतान थी, अब तो मैं आधी भी नहीं रही। कितनी शरीफ हो गई हो, मेरे घर वालों को खुद यकीन नहीं होता कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि उन्हें तो अपनी तूफानी बेटी देखने की आदत थी, पर अब उनकी तूफानी बेटी तुम्हारे आने के बाद शांत हो गए। प्रिंस चार्मिंग। अवनी की बात सुनकर विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेवकूफ लड़की को क्या कहे। उसने अपना सर हिलाया और कहा, तुम पूरी तरह से पागल हो। अवनी ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा, तुम्हारे प्यार में? विवान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। ना चाहते हुए भी अवनी की पागलपंती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी, पर विवान चाहकर भी उसे खुद की लाइफ में जगह नहीं देना चाहता था। उस इनफैक्ट किसी को भी अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी थी, जिस वजह से वह अवनी से दूर रहता था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं डर था अवनी की शरारती, अवनी की क्यूटनेस और उसकी बेबाकी एक दिन विवान को उससे प्यार करने पर मजबूर कर ही देगी, जिस वजह से विवान जितना हो सके अवनी से दूर रहने की कोशिश करता था ताकि गलती से उनके बीच अटैचमेंट भी ना हो। विवान के जाने के बाद अवनी कैंटीन की एक टेबल पर चढ़ गई। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। सभी के सभी कैंटीन में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अवनी की तरफ गया। अवनी इस वक्त किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी जो कि अपनी प्रजा को कुछ कहने वाली थी। इस वक्त टेबल पर वह किसी क्वीन की तरह लग रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था जिसमें वह काफी सेक्सी और हॉट लग रही थी। सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं अवनी मल्होत्रा सभी को अभी के अभी बता रही हूँ, अगर किसी ने भी मेरे प्रिंस चार्मिंग विवान जिंदल पर नजर डालने की कोशिश की तो उसे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं रोक सकता। और सभी लड़कियों, तुम सब लोगों के लिए मेरी यह लास्ट वार्निंग है। इतना कहकर उसने कैंटीन में मौजूद हर एक लड़की की तरफ घूरती नजरों से देखा। उसकी नजरों की तपिश कोई लड़क बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सभी लड़कियों को अब अवनी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही थी। अवनी तो वैसे ही कॉलेज में गुंडागर्दी के लिए फेमस थी, पर अब तो वह खुलेआम सबको धमकी दे रही थी।
अवनी ने सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, कॉलेज में तुम चाहे किसी भी लड़के को देखो, शादी करो, लेकर भाग जाओ, उसका रेप करो, जो करना है करो, पर मेरे प्रिंस चार्मिंग पर तुम में से किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि वह मेरा है और मेरी चीजों को मैं किसी को देखने भी नहीं देती। इसलिए मेरी बात कान आँख नाक जो भी है सब खोल कर सुन लो, क्योंकि इसके बाद तुम में से कोई नहीं बचेगी। इतना कहकर अवनी ने फिर से सब लोगों की तरफ घूर कर देखा और टेबल से झटके से कूद गई। उसे इस तरह से कूदता देखकर सबको एक पल के लिए डर लगा कि कहीं वह गिर ना जाए, क्योंकि अब तो वह कॉलेज का क्रश बन गई थी। लड़कों को तो उसके इस बेबाक अंदाज से प्यार ही हो गया था। ऐसा नहीं था कि अवनी पहले ऐसी नहीं थी, पर वह पहले ज्यादातर टॉमबॉय की तरह कपड़े पहनकर कॉलेज जाती थी, जिस वजह से लड़कों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता था। पर अब पीहू के कहने के बाद उसने अपना फैशन सेंस बदल दिया था। अब वह काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर कपड़े पहन के आती थी, जो कि उसकी बॉडी पर काफी अट्रैक्टिव लगते थे। उनकी खूबसूरती को देखकर अब सभी लड़कों को खुद पर गुस्सा आता था कि पहले वह लोग अवनी पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते थे। अब जब वह सब लोग अवनी पर फिदा हो गए थे, अवनी उनमें से किसी को भाव भी नहीं देती थी। अवनी ने फिर से सभी लड़कियों की तरफ देखा और एटीट्यूड से पाखी का हाथ पकड़कर क्लास की तरफ जाने लगी। सभी लड़के लड़कियां उसे ही देख रहे थे। समीर अभी भी अवनी को अपनी उदासी भरी नजरों से अपनी को देख रहा था। अनन्या ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। समीर भी किसी कठपुतली की तरह अनन्या के पीछे पीछे चलने लगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनन्या उसके साथ है या नहीं आ रही थी, जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। समीर अच्छे से जानता था कि अनन्या को उससे कोई प्यार नहीं है, बल्कि वह सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है। अब कुछ नहीं करना चाहता था, उसने सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। कुछ देर बाद जैसे ही अपनी क्लास के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से उसे टीचर की आवाज सुनाई दी। फिर से क्लास के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि रास्ते में आते हुए उसने कैंटीन से खुद के लिए कुछ खरीदा था। बाकी सब लोग क्लास में बैठे हुए थे। समीर का ध्यान दरवाजे पर खड़ी अपनी पर गया था। यह लड़की तो हमसे पहले निकल गई थी, फिर भी यह हमसे भी ज्यादा लेट कैसे हो गई, समीर ने मन ही मन कहा। वहीं टीचर का ध्यान भी अवनी की तरफ गया, जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे पर खड़ी थी। अवनी ने टीचर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पाखी का हाथ पकड़कर अंदर आ गई। टीचर को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम ने पहले ही सबको कह दिया था अवनी से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। उन्होंने अवनी की रियल आइडेंटिटी सभी को तो नहीं बताई थी, बस इतना बताया था कि वह किसी बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और उन्हें ऑफेंड करना कॉलेज में किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। अवनी जैसे ही अंदर आई, उसका ध्यान फर्स्ट बेंच पर बैठे विवान की तरफ गया, जिसके बगल में सनाया बैठी हुई थी। अवनी जो कि मुस्कुराते हुए अंदर आई थी, सनाया को विवान के बगल में देखकर उसने गुस्से से अपने माथे पर उंगली करते हुए कहा, यह लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं। वही सनाया बिना किसी एक्सप्रेशन के अवनी को देख रही थी। उसे विवान का ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ था और वह किताब में कुछ लिख रहा था। उसने बिल्कुल भी अवनी या फिर सनाया की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अवनी एटीट्यूड से चलती हुई सनाया और विवान की बेंच के पास आकर खड़ी हो गई। नकली मुस्कुराहट के साथ सनाया की तरफ देखते हुए कहा, मेकअप की दुकान, सॉरी सॉरी समय बजाज, आज आप यहाँ से उठने की कृपा करेंगे या फिर मुझे आपको यहाँ से उठाकर पटकना पड़ेगा। अवनी की बात सुनकर सनाया ने गुस्से से कहा, तुम होती कौन हो मुझे इस तरह से बात करने वाली, मेरी मर्जी में कहीं भी बैठ सकती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि अवनी ने एक झटके से उसे हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल सनाया जमीन पर बेंच के नीचे गिरी हुई थी और दर्द से चिल्ला रही थी। विवान का ध्यान भी अवनी की तरफ गया। उसने कसके अपनी आंखें बंद की और मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब अवनी हद पार कर रही थी। उसने शांत आवाज में कहा, यह सब क्या बदतमीजी है, तुम क्यों इस तरह की हरकतें करती हो। अवनी ने भी गुस्से से कहा, जब तुमसे कहा है कि दूसरी लड़कियों से दूर रहो तो तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो।
विवान ने भी गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो जो तुम दादागिरी कर रही हो। अवनी ने विवान का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तो सोचना भी मत कि तुम्हारा पीछा इस जन्म में छोड़ने वाली हूँ। भटकती आत्मा की तरह पीछे ही रहूंगी हमेशा तुम्हारे। एपिसोड 110। जबरदस्ती या अपनी मर्जी से दुल्हन तो मेरी ही बनोगी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अवनी के इस तरह से खींचने के कारण विवान उसके काफी करीब आ गया था। विवान को काफी अजीब लग रहा था, पर अवनी तो जैसे गुस्से से पागल हो गई थी। उसने विवान के कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, विवान जिंदल, मेरी आखिरी वार्निंग समझ लो। अगर मुझे खुद के करीब नहीं आने देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब मुझे दिखाई दी तो फिर तुम अवनी मल्होत्रा का वो रूप देखोगे जो कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए शराफत से मेरे साथ बैठा करो, वरना अकेले बैठा करो। किसी और को अगर तुम्हारे करीब देखा तो उस लड़की की और तुम्हारी दोनों की जान ले लूंगी, समझ में आया? अवनी ने विवान को खुलेआम पूरे क्लास के सामने धमकी दी, पर चाहकर भी कोई कुछ नहीं कह सकता था। अवनी की डेयरिंग और उसकी इस तरह की धमकी देखकर लड़के तो उस पर और ज्यादा फिदा हो गए थे। वहीं विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। विवान ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही सनाया चुपचाप पिछली बेंच पर बैठकर गुस्से से अवनी को घूर रही थी। अवनी के बगल में विवान भी इमोशनलेस बैठा हुआ था। उसका सारा ध्यान सर की तरफ था। उसने एक बार भी अवनी की तरफ नहीं देखा, पर अवनी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस मुस्कुराते हुए विवान की तरफ देख रही थी। अवनी को बिल्कुल नहीं पसंद था कि विवान उसके अलावा किसी लड़की के करीब जाए, और विवान उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। इसलिए वह जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती थी ताकि उसके डर से ही विवान उसके करीब बैठा रह सके। कुछ देर बाद पहला लेक्चर खत्म हुआ और टीचर क्लास से बाहर चले गए। टीचर के जाते ही विवान ने अपनी बुक निकाली, उस पर कुछ लिखने लगा। अवनी ने टेबल पर अपना हाथ रखा और हाथ पैर सर रखकर विवान को देखने लगी। विवान बुक में कुछ लिखते हुए काफी हैंडसम लग रहा था। वही अवनी उसकी हैंडसमनेस को अपनी आंखों में समाना चाहती थी। उसके लिए उसका प्रिंस चार्मिंग तो सबसे ज्यादा हैंडसम था। वही क्लास के सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ ही था। जब से विवान आया था अवनी का एक अलग ही रूप सभी लोगों को देखने को मिला था। पहले तो अवनी सिर्फ गुंडागर्दी करती थी, पर अब अवनी विवान के लिए जिस तरह से सबको लेकर पजेसिव रहती थी, जिस तरह से वो विवान के करीब किसी लड़की को नहीं आने देती थी, सभी लड़कों को मन ही मन अवनी जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए थी जो कि उनके लिए भी इस तरह से पजेसिव हो, उनके लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। पर उनकी यह विश तो पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि अवनी तो सिंगल पीस थी। कुछ देर बाद फिर से टीचर आए और इसी तरह से आज के सारे लेक्चर खत्म हो गए। पर आज अजीब बात यह हुई थी कि विवान ने एक बार भी अवनी की तरफ नहीं देखा, ना ही गुस्से से ना ही प्यार से, पर अवनी पूरे लेक्चर भर सिर्फ उसी की तरफ देख रही थी। पूरे क्लास ने यह बात नोटिस की थी। कुछ लड़कों को तो अवनी पर तरस आ रहा था। इतनी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की होने के बाद भी विवान उसे इस तरह से इग्नोर करता था, और लड़कियों को तो विवान पर और ज्यादा क्रश होने लगा था। विवान का एटीट्यूड, उसका शांत नेचर उन लोगों को विवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। ऊपर से विवान जो कि किसी भी सिचुएशन में काफी कूल और हैंडसम लगता था, जिस वजह से लड़कियां और ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। पाखी जो कि अवनी और विवान के पिछली बेंच पर बैठी हुई थी, वह देख सकती थी कि अवनी कितनी ज्यादा विवान के प्यार में पागल हो चुकी है, पर उसे विवान पर अब गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि विवान अवनी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। पाखी ने पीछे से अवनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अवनी। अवनी ने पीछे पलटकर देखा। पाखी ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ कहा। अवनी ने बदले में मुस्कुराते हुए कहा, वो प्यार ही क्या जान जिसमें दर्द ना हो, देखना पड़े एक दिन मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे हाँ कह देगा।
क्यों प्रिंस चार्मिंग? इतना कहकर अवनी ने मुस्कुराते हुए विवान की तरफ देखा। विवान ने दोनों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और चुपचाप अपने नोटबुक में कुछ नोट करता रहा। उसके इग्नोर करने के बाद भी अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, बल्कि उसे विवान और ज्यादा हैंडसम लगने लगा। वहीं बाकी लड़कियां मन ही मन विवान को अवनी को इग्नोर करता देखकर काफी खुश हो रही थी। दूसरी तरफ स्कूल में आज कियान का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी बेबी गर्ल आज आई नहीं थी। शिवांश और अयान भी यह बात नोटिस कर सकते थे। लंच ब्रेक में सभी लोग कैंटीन में मौजूद थे। रिया, रुद्र आज शिवांश, अयान, कियान के साथ ही बैठे हुए थे। बस सबके बीच में कमी थी तो कुहू की याद सबको आ रही थी, पर सबसे ज्यादा तो हमारे कियान बाबू को, जो कि आज गुमसुम से चुपचाप बैठे हुए थे। सभी लोगों ने लंच कंप्लीट किया और अपनी अपनी क्लास में चले गए। इसी तरह से आज स्कूल खत्म हुआ और सब लोग घर के लिए निकल गए। कियान आज काफी शांत था, उसे दिन भर कुहू की याद आ रही थी। हमेशा मस्ती मजाक करने वाला और सबको तंग करने वाला कियान आज ज्यादा किसी से बात ही नहीं कर रहा था। वहीं मल्होत्रा मेंशन में दोनों माँ बेटी शाम तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके काफी खुश थी। दोनों काफी थक भी गई थी। उन्होंने काफी सारे गेम खेले थे, दिन भर काफी सारी मूवीज और कार्टून देखे थे। दोनों अब तक कर अपने कमरे में एक दूसरे से लिपट कर सो रही थी।